कहानी है। ठीक है। इसके पहले एक सवाल और था रौनक का। रौनक का सवाल था और आपका कुसुम आपका था, दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं। रौनक का ये कहना था चरित्र को लेकर के, ये कहना तो बहुत आसान होता है कि भाई चरित्र को समझो, चरित्र में डूब जाओ, लेकिन कैसे किया जाए। जैसा मैंने कहा, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो थोड़ी सी वो अवधारणात्मक स्तर पे, मैं अवधारणात्मक स्तर पे बात कर रहा था, तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगा हो या आपको ना समझ में आया हो। 2-3 बातें हैं जो आपको आपके निर्देशक भी बताते होंगे, आप ध्यान नहीं देते होंगे। जब कोई एक आलेख आपके सामने होता है, अगर कोई चरित्र आप कर रहे हैं तो उस चरित्र के बारे में उसका मित्र क्या बोल रहा है, उसका विरोधी क्या बोल रहा है, उसके शत्रु क्या बोल रहे हैं, ये सारा कुछ जो है उसी आलेख में होता है। यानी कई बार होता है कि उसका विरोधी या उसका शत्रु भी उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भाई कुछ भी कह लो, वो आदमी बड़ा ईमानदार है। तो आपको एक तो मिल गया कि वो ईमानदार है क्योंकि उसका आलोचक भी उसको ईमानदार मानता है, तो ये एक तरीका होता है। दूसरी चीज ये है कि आप तैयारी करते हैं, ये कभी नहीं होता या आप वो चरित्र बन जाते हैं। मैं ये नहीं मानता कि आप वो चरित्र बन जाते हैं। आप कोई भी उदाहरण दे लें, अब जैसे उत्पल दत्त एक महान अभिनेता थे, लेकिन उत्पल दत्त हमेशा उत्पल दत्त लगते रहते थे। ये वो हमेशा, हाँ, तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो संभव है कि जिसमें वो एक एलिनेशन भी रखते हो साथ साथ। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं रोशन, रौनक? हाँ सर, हाँ सर समझ रहे। जैसे वो बड़ा कमजोर व्यक्ति है, कोई कह रहा है, उसका ख्याल रखना चाहिए, माँ कह रही है, तो यानी माँ कह रही है तो वो आदमी फिजिकली कमजोर है। यहां से आप ड्रॉ करते हैं ना, आप 8-10 सवाल, ये कारण जी से मेरी बहुत निकटता रही है, तो कारण जी कहते थे एक अभिनेता को लगातार नोट्स लेना चाहिए। वो कहां से आ रहा है, माने वो उसका परिवेश क्या है, क्या वो बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, मध्यम वर्ग का है, इस तरह से वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। ये तमाम तरह की चीजों को जब आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो दरअसल वो चरित्र का निर्माण होगा। एक फिजिकल जो अपीयरेंस है, और उसी फिजिकलिटी से आप उसके इमोशन को भी खोजते हैं। रौनक, आप मेरी हाँ सर समझ आई बात समझ? हाँ ये स्वतंत्र है कि कोई व्यक्ति एकदम नहीं बदल सकता है, होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है तो ये गलत कहता है, वो रूपांतरित होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा अपने व्याख्यान के क्रम में कि वो व्यक्ति भी रहता है, वो फिल्मों में भी हो या थिएटर में तो खैर होता ही है, फिल्मों में भी आप एक तीसरा, यानी आप इस तरह से कह लें कि एक व्हीकल है, ये शरीर जो है एक व्हीकल है, वाहन है, उसके अंदर कृष्ण की तरह एक सारथी है। वो कौन है, उसको पहचानिए। वो हमेशा रहता है और वो आपको नियंत्रित करता रहता है। ये जो इम्प्रोवाइजेशन हम कहते हैं ड्यूरिंग रिहर्सल या ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, वो कौन करता है इम्प्रोवाइजेशन? वो चरित्र नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो सारथी कर रहा होता है। एकाएक सामने एक ऑब्स्टेकल आता है, वो घोड़े को मोड़ देता है। ये इम्प्रोवाइजेशन है, जिसको हिंदी में हम आशु रचना कहते हैं। उमा जी, चलिए। हाँ, और कुसुम आपका कहना था, वॉल्यूम की बात आप कर रही थी। मैंने जैसा कहा कुसुम कि हम सबसे आसान समझते हैं अभिनय को, तो जितनी देर हम रिहर्सल करते हैं उस वही हम अपना काम समझते हैं। मैंने आपको अभी मैंने निवेदन किया कि ये 24 घंटे आप रियाज कर सकते हैं। तो यानी अगर आपको ऐसी स्थिति है जहां ये मांग है कि आपको लोअर पिच पे बोलना है, लोअर पिच समझ रहे हैं, पिच आपका लो है,
लेकिन ऑडिबिलिटी भी उसकी हो है, सुनाई भी देना चाहिए। तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका पिच लो है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पिच और वॉल्यूम दो चीज है। ठीक है व्यक्ति है, मेरा कोई साथी बैठा हुआ बगल में, मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो हमारा पिच बहुत नीचा पिच होगा। और अगर किसी को मैं वहां, अगर मुझसे 5-6 फीट 7 फीट की दूरी पर है, तो मैं उसको जो संबोधित करता हूँ, अरे सुनो सुनो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। और कोई बहुत दूर है, कोई पहाड़ी पर है खड़ा, वो तो चिल्ला के कहेगा वो, या वो छत पर खड़ी है कोई लड़की लड़का, तो आप यहां से कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो जो चिल्ला के आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, सुन रहे हो बहरे, तो ये है पिच। वॉल्यूम में यानी अगर आप कोई इस वॉल्यूम पे लगा कर आप धीरे धीरे भांति को बढ़ा के और उस पर उसी पर आप करें, आप करते रहे, इससे आपका धीरे 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 वॉल्यूम पर आपका कंट्रोल होगा, यानी आपका पिच भी लो होगा और आपकी बात सुनाई देगी दूर तक। क्या कुसुम ठीक है? चलो आप बताइए कुसुम, हाँ अनम्यूट होकर बताइए। हाँ सर, मैं समझ गई। जैसे सर लोअर पिच पर कहना होगा सुनो, तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। हेलो, आप अलग से फिर समझ लीजिएगा उमा से भी आप। हाँ नहीं सर, नहीं मैं समझ गई। समझ गई तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, और किसी का कोई सवाल? सर अर्जुन, अर्जुन बोलिए। अर्जुन नमस्ते सर। नमस्ते अर्जुन। सर वो आपने जैसे कहा अपने शरीर को अपने मतलब अपने आप को समझने के लिए हम लोग जो अपना हाव भाव समझते हैं, अपना कैसे इमोशंस है उसको समझते हैं, तो और इसको डीपली समझने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी जो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग करते ही हैं कि रोने टाइम कैसा लग रहा है या फिर कैसा भाव है हमारा, इस स्थिति पे हमारा कैसा भाव है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो और डीपली समझने के लिए हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या ध्यान दे सकते हैं अपने आप पे? देखिए, जैसा मैंने निवेदन किया कि सबसे आसान बात है देखने में, लेकिन बहुत जटिल है ये। आपने ये जानना चाहा कि आपका सवाल क्या है, फिर से एक बार दोहराइए। जी सर, हम लोग अपने आप को समझने के लिए तो हम लोग अपने आप का हाव भाव समझते हैं कि इस स्थिति पे कैसा भाव हम लोग का है या फिर हम लोग का शरीर क्या है, कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन इससे और डीपली जानने के लिए हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं फिर? दरअसल क्या है, जिसको आपने कभी कई बार सुना होगा अपने निर्देशकों से, जो कहते हैं ये एक इमोशनल मेमोरी की बात आप करते हैं, यानी कि कोई आपकी ऐसी कोई स्मृति है, उस स्मृति को आप दोबारा उसको जीते हैं। तो इमोशनल कई बार होता क्या है कि हमारे पास कोई इस तरह की मेमोरी नहीं होती है, यानी आप आप रेपिस्ट का कर रहे हैं, या आप कभी भूखे नहीं रहे लेकिन आपको एक भूखे व्यक्ति का अभिनय करना है। तो वैसी परिस्थिति में वही मैजिक इफ कि अगर अर्जुन को 4 दिनों तक 5 दिनों तक भोजन नहीं मिलेगा, बीच बीच में थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो जा रही है। परवेश भाई आपकी आवाज रह गई। उस चरित्र के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम है जी। इसलिए नहीं प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोगों को भी कह रहा हूं
कि नाटक का तो पाठ करें ही आप, लेकिन रोज अभ्यास के तौर पर अखबार के संपादकीय का पाठ करें। 15 या 20 पंक्ति रोज आप सस्वर उसका पाठ करें, क्योंकि उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। जैसे ही हम कोई नाटक की स्क्रिप्ट लेते हैं तो अपना एक इमोशन उसमें डालते हैं, एक्ट करना शुरू, जबकि हमको उस टेक्स्ट को और उस पाठ को समझना है पहले, उसके बाद खुद ब खुद सब कुछ होता चला जाएगा। मैंने जैसे कहा कि अगर आपका पाठ सही है तो वो उससे इमोशन भी आपको समझ में आएगा, इमोशन भी निकल के आएगा और मूवमेंट भी क्रिएट होता है। ये मेरा अनुभव है। आप अगर इसको करके कभी देखें कि सबसे पहले आप अगर शब्द आधारित नाटक, बहुत सारा नाटक नॉन वर्बल होता है, बहुत सारा ऐसा नाटक है जिसमें शब्द की बहुलता नहीं होती है। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये होता है कि हम जो नाटक करते हैं उसमें शब्द की बहुलता होती है, यानी वो बड़ी संख्या में शब्द का से हमको जूझना होता है। तो वो माध्यम है हमारे एक्सप्रेशन का, तो हमको उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप नॉन वर्बल कर रहे हैं तो आपको माइम, एक्रोबेटिक्स, इन तमाम तरह की कलाओं, नट की कला जो है, इसमें अब ये होना होगा, क्या उसको कहते हैं, पारंगत होना पड़ेगा। चलिए, आपका सवाल आप समझ, मनोहर पूछ रहा था। मनोहर जी अनम्यूट होइए। नमस्ते सर। सर आप वॉइस के बारे में बता रहे थे, उसमें सर आपने टिम्बर वर्ड का नाम लिया था सर। वो तो टिम्बर ये सर क्या होता है? जैसे क्या है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि टेक्सचर की बात हम करते हैं जब, एक्चुअली ये शब्द, ये टेक्नोलॉजी, शब्दावली, इस सब शब्दावली का प्रयोग अक्सर मैंने विजय मेहता से सुना। टिम्बर, मैंने आपको ये कहा कि बहुत सारी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया जाता है, उससे हमको टिम्बर के बारे में मैं बहुत साफ बताऊं, मेरी भी बहुत कोई ऐसी समझ नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। फिर कभी होगा तो मैं इस पर ध्यान करके बताऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे कि वॉल्यूम, ये पिच, पेस, टेक्सचर, इसके बारे में बात होती है। ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। टिम्बर और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं विजय मेहता किया करती थी, तो वो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन वो मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करें। और किसी का कौन? राजश्री, अनम्यूट करो, बोलो। हेलो सर। सर जैसे कि आपने बताया कि हम अपने कॉन्शियस सबसे हम अपने सबकॉन्शियस पे पहुंचते हैं ना, तो वो कॉन्शियस टेक्निक क्या सर अपना रिहर्सल है, या फिर हम जब उस किरदार को ऑब्जर्व करके, किसी इंसान से ऑब्जर्व करके, या फिर अपने इमेजिनेशन के द्वारा उस किरदार को तैयार करते, वही क्या कॉन्शियस टेक्निक है? जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने का एक सायास प्रयास करते हैं, माने कोशिश करके प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको सीखते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने बताया कि आप ये जो लर्निंग प्रोसेस है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको ट्रायल और एरर प्रोसेस भी कहते हैं। आप प्रशिक्षण के दौरान भी आपको जब कुछ बताया जाता है उसको आप ट्राई करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, असफल होते हैं, फिर आप सीखते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। ये जो अभ्यास एकदम आपने सही समझा है, और मुझे खुशी हुई कि आपने इसको अच्छी तरह समझा है कि अगर आपको विद्यार्थी नहीं बोलने आता है और विद्यार्थी कैसे बोलना है ये बताया जाता है आपको, तो विद्यार्थी बोलने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से कहाँ जबान
जीभ जो है वो कहाँ जाएगी, किस तरह से ध्वनि का उत्पादन होगा, इसको अगर आप अभ्यास में डालते हैं तो धीरे धीरे वो अभ्यास के क्रम में वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। जैसे उच्चारण को ले लीजिए, अभी जैसे हमने इस बात को यहाँ रखा ही नहीं कि जब आप डायलॉग बोल रहे होते हैं तो बहुत सारे सर्वनाम आते हैं हमारे सामने। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण का वध किया, तो उन्होंने जो है ये सर्वनाम है, ये जो संज्ञा के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो जहां भी वह, यह, वो, ये शब्द आता है, इस पर अतिरिक्त इंफेसिस पड़ता है। इन तमाम चीजों पर अभी चूंकि अवकाश नहीं था, ये इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने अनुरोध भी किया अजहर भाई से कि अगर कभी समय मिले तो मैं कुछ चार्ट बना लूंगा ताकि मैं उसको दिखला सकूं आप लोगों को कि दरअसल हाँ। तो भाई और आपका ये आपने बहुत अच्छा समझा है, मुझे खुशी है राजर्षि जी कि आपने उस प्रोसेस को समझा है कि कैसे हम अभ्यास से, कॉन्शियस माइंड से अभ्यास करते हैं, वो आपको पता नहीं होता, वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। इसलिए जब आप उर्दू के शब्दों का, जो ऐसे शब्द जो कि आप अमूमन नहीं बोलते हैं अपने जीवन में, और नाटक में वो शब्द आते हैं, उसका अलग से आपको अभ्यास करना होता है। तो ये अभ्यास रिहर्सल के दौरान भी होगा और 24 घंटे चलना चाहिए। यानी आप सोए रहते हैं। एक अनुभव साझा करूंगी। एक नाटक है यादों के बुझे हुए सवेरे, और इसमें मुझे एक आयत पढ़नी थी कुरान से, और वो बहुत कठिन, और फिर कुरान की आयत को पढ़ने का सलीका भी अलग होता है, जो हम हिंदी भाषी को वो सीखना पड़ेगा, और वो सीखना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मतलब कि वो सिर्फ यूं ही नहीं सीखा जा सकता। वो सारे वर्ड जो है इसमें आयत में, वो इतने मिले जुले हैं परवेज भाई, आप तो जानते ही हैं, कि उसको याद रखना भी बहुत बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि मैं 4 महीने लगी रही उस एक आयत को याद करने में। अंततः क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अंततः वो बहुत ही सरल हो गया आपके लिए। अंततः वो सरल हो गया, लेकिन वो मेहनत मांगा। जैसे ये हो सकता है अजहर भाई के लिए वो मुश्किल ना हो, मेरे लिए मुश्किल है। अजहर भाई को कोई श्लोक दे दीजिए संस्कृत का बोलने के लिए, तो अजहर भाई स्थिति हो जाएगी। वो उनको कॉन्शियस माइंड से उसको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करके ही कर सकते हैं। और जैसे अगर हम जो बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं, इसका आपने अभ्यास किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, सारे युवा दोस्तों, कि आप लगातार जो आपको सिखाया जा रहा है उसको लगातार अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। 24 घंटे क्या होता है जी, आप उसको अपने जीवन में ढालिए, तब वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। इतना आसान भी नहीं है सबकॉन्शियस, इतना आसान ही। और इन बच्चों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि ये थोड़ा सा अभिनय करके सीधा पूछेंगे, हाँ सर ये कैसा हुआ, ठीक है तो मैंने ठीक किया। तो इनको समझाने में बड़ी दिक्कत आती कि एक बार में नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। 2-4 साल, 8-10 साल, 15-20 साल, पता नहीं कब हमारे मुंह से निकले कि हाँ तुमने आज अच्छा किया। और कविता पाठ करने के लिए इन्हें भी लगातार मैं दे रही हूँ कि कविता का पाठ करो। इनसे मैं रोज कह रही हूँ कि थोड़ी तारीफ कर दिया कीजिए। हाँ, एक कविता का पाठ करके मत सोचो कि हो गया काम, अब बार बार कविता भेजो मुझे, इससे आपका अपना अभ्यास बनेगा। अभी जिस दौर में हम रह रहे हैं, कुछ कविताएं तो मैं सुझाता हूँ कि जब वो आता, 2 टूक कर लेजे के करता, पछताता पच पजा, इसको कराइए अभ्यास। जी। तो और ये अभी चूंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें हमारा अभ्यास नहीं छूटना चाहिए, अभ्यास होते रहना चाहिए। उमा जी, मैंने वो बताया ना कि ये बहुत कारगर है कि संपादकीय हिंदी के किसी अच्छे अखबार का, सही कहा आपने, उसका संपादकीय पढ़ें। आप नाटक का पाठ ना करें, नाटक को पढ़ें, लेकिन जो पाठ अभ्यास के लिए जो पाठ करना है उसको कोई भी उठा करके जिसमें कोई इमोशन नहीं हो, सो कॉल्ड, उसको आप पढ़िए। और आप समाचार जो वाचक होता है, अच्छा जो समाचार वाचक होता है, उसको आप देखिए कि किस तरह से होंठ को सिकोड़ता है और वो ध्वनि को बनाता है। ये जो है
ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इतना दूर का। वो कैसे च बोलने के लिए क्या बोलेगा, और ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, ये ऐसे करके वो बोलता है। जो जबान अभ्यास आपको ऐसे ही करना है, अभ्यास जो करना है, फिर उसको फ्लुएंटली बोलेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो उसको फ्लुएंटली बोलेंगे। अजहर, जब स्क्रिप्ट रीडिंग करवाते हैं हम लोग, जब स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं तो हमारी पहली शर्त यही होती है कि कोई इमोशन नहीं डालना है, एकदम प्लेन से शब्दों को पढ़ना है, कोई इमोशन नहीं चाहिए। एकदम सही करते इमोशन हैं। डालता है उसको बाहर, पहले सीखो प्लेन कैसे पढ़ना है, शब्दों को उच्चारण कैसे करना है। भाव तो आ जाएंगे, हम तो काम करेंगे भावों पर, भाव आएंगे। और इसीलिए ये कहते हैं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो मेरे ख्याल से तुम सबको ये बात समझ में आई होगी। प्रवेश भाई बार बार एक ही शब्द पे जोर दे रहे हैं कि अभ्यास हर चीज में। अभिनय अगर आप रंगमंच करने आए हैं तो हर वक्त आपका अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो उच्चारण का हो, चाहे वो पेस के लिए हो, चाहे फिर वो वॉल्यूम के लिए हो। और ये जो टिम्बर शब्द पे आप अटक गए, टिम्बर कुछ नहीं, कि परवेश भाई खुद ही बता कर गए कि हम जब काठ जैसे बोलते हैं, "ऐ, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो", तो ये जो फर्क है इसी को टिम्बर कहते हैं। जब हम लठमार भाषा बोलते हैं, परवेश भाई खुद ये एग्जाम्पल देकर समझा कर गए थे, और इसीलिए वो मुझे याद रहा। आप जब ये बता रहे थे एग्जाम्पल देकर, तो मुझे ये याद रहा। तो हम अपनी भाषा का कब कैसे, हमें अपने आवाज का कैसे प्रयोग करना है, ये सिर्फ अभ्यास पर है। परवेश भाई, आप लोग के साथ ये बहुत सौभाग्य है आप लोगों का कि आपको अजहर भाई को हिंदी का संस्कार और उमा को उर्दू का संस्कार मिला। तो हम लोग तो हिंदी वाले लोग हैं, संस्कृत वाले लोग हैं। थिएटर करने के क्रम में उर्दू सीखी, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में आप जानते होंगे अजहर भाई, उर्दू स्कूल्स को छोड़ करके सामान्य स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी। हाँ, नहीं पढ़ाई जाती, कहीं जिस नहीं पढ़ाई वक्त जाती। किया था अच्छा, जबकि वहां तो उर्दू भाषा दूसरी भाषा है ना। बाद में वो राजनीतिक कारणों से उसमें उर्दू के लिए कुछ किया नहीं गया। हाँ, वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से वो किया गया था, उसको दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया। जी जी। लेकिन तो ये आप दोनों की जोड़ी है, इसका ये इससे रश्क होता है कि हाँ, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। आप अजहर को देती हैं और अजहर उर्दू और फारसी का संस्कार आपको देता है। एकदम, ये तो सही बात है। हम दोनों लाभान्वित हुए हैं इससे। और एक बहुत बड़ी मीठी और शीरीं ज़बान मैंने कुछ नहीं पूछा। सागर हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं। सागर पूछिए आप। नहीं, मैंने उनको पहचान लिया इसलिए पूछा। हाँ जी 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 जी। सर, मैंने जब भी आपको देखा, मेरा अभी भी जहन में वो आपका डायरेक्शन में और आपका अभिनय बार बार दिमाग में आ रहा। नरमेद। वो मैंने अभिनय नहीं किया था, वैसे जावेद ने किया। नहीं, जावेद भाई ने किया था, आपका निर्देशन था। जावेद भाई थे। और जावेद भाई नहीं जावेद भाई नहीं आ पाए थे। आपके वो आए थे, विनोद भाई थे, और मोना जी थी। बहुत बेहतर प्रस्तुति देखी थी मोना जी के अभिनय की। तो मैं आज भी मुझे मौका मिले तो आप लोग बापू देखिए। जावेद मेरे भाई हैं इसलिए नहीं, वाकई बेन किंसले का जो पूरा गांधी को लेकर करने का जो तरीका है और जावेद ने जो किया है, वो दोनों ही मतलब उदाहरण देने योग्य है। हाँ, ये बज्जू भैया ने भी बताया, बज्जू भैया ने भी काफी प्रशंसा की इसकी, बहुत प्रशंसा की बज्जू भैया ने। सर, हाँ बोलिए। जैसे कि आपने कहा कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन या फिर वॉइस के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभिनय के लिए। वॉइस सर, जैसे राम गोपाल बजाज सर से एक मुलाकात में क्लास ले रहे थे, तो ऐसे सुना, जो खुद मैं मानता हूँ और आपने जो कहा वो चीज को बिल्कुल, कि अगर आर्टिस्ट को कॉस्ट्यूम ना मिले, लाइट ना मिले, मेकअप ना मिले, कुछ भी ना मिले, फिर भी वो एक्टिंग के बल पे, मतलब वॉइस के बल पे लोगों को समझा देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो अंदर तक घुस सकता है। तो सर, ये जो प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए कुछ अलग सा फॉर्मेट, जैसे वॉइस का उठाव, मतलब सारे सा से लेकर नी तक जो भी उठाव चढ़ाव है, तो वो इमोशन को पकड़ते हुए ऊपर उठाना, ये जो चीज तरीके हैं, तो इसके लिए
कभी तो मौका नहीं किसी को शायद नहीं मिला होगा सिर्फ ऐसे एक्टिंग करने के लिए या फिर ऐसे दौर से गुजरने के लिए। तो ये हम अभ्यास अगर करें तो उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? मतलब जैसे मैं अगर घर में करना चाहूँ तो पूरा लाइट वगैरह ऑफ करके कोई भी साउंड नहीं रहेगा, बस वॉइस में घुसना है और फील करना है, क्या इस तरह का प्रक्रिया होना ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल ये शुरुआत इसी से करनी चाहिए कि एक्टिंग विदाउट मेकअप, एक्टिंग जी विदाउट सर। कॉस्ट्यूम। यानी मैं हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मैं दिखने में ऐसा लगता हूँ, लेकिन बिना कोई परिवर्तन किए हुए अपने आप को बदल देना, इसका अभ्यास करना। और ये आप चूंकि मेकअप मेरा विषय है, मेकअप मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है और मैं अपने नाटकों का मेकअप भी खुद करता हूँ। बापू जैसा नाटक मैं किसी और को मेकअप करने भी नहीं देता हूँ। तो मैं किसी प्रोफेशनल से कम मेकअप नहीं करता हूँ। मेरा कोई प्रोफेशनल प्रशिक्षण नहीं है और अनौपचारिक प्रशिक्षण है मेरा। यानी हमने लोगों को देखा, लोगों से मिल करके सीखा। खैर, तो वो सब बात फिर कभी करेंगे। लेकिन तो उसमें ये है कि आप दरअसल ये अभ्यास करें अपने कि हमको अब जैसे आपको याद हो, किसी ने मंथन देखी हो, अगर आपने देखी हो सागर, मंथन श्याम बेनेगल की फिल्म है जिसमें ये नहीं एक मिनट, मीता पाटिल क्या आपके, अरे भाई नेशनल स्कूल ऑफ मीता पाटिल थी और एक थे जो एक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये उसमें मुखिया बने हैं, सरपंच या मुखिया, अरे बहुत पॉपुलर नाम है, जो शाकाल बने थे। जी अरे कुलभूषण खरबंदा। कुलभूषण खरबंदा। तो कुलभूषण खरबंदा जैसे थे वैसे ही थे। उन्होंने क्या किया, एक आंख ऐसे करके अजीब तरह से अपने आप को बनाया। यानी एक्टिंग विदाउट मेकअप। आपकी सोच का, जैसे आप कहते हैं ना, बड़ी देखने में ही वो आदमी बड़ा भला लगता है। यानी आप जो सोचते हैं उसका असर आपके चेहरे पे पड़ता है। ये एक अभ्यास करना। अब उन्होंने एक किया कि एक आदमी जो कि बड़ा लालची है और सब कुछ मतलब कुछ नेगेटिव टाइप का है, तो वो चीजों को देखता है गिद्ध की तरह या क्या, उन्होंने सोचा और उसका निर्वाह पूरी फिल्म में किया उन्होंने। तो ये है कि आपने बहुत सही कहा कि एक्टिंग विदाउट मेकअप, एक्टिंग विदाउट कॉस्ट्यूम, एक्टिंग विदाउट लाइट, तो प्रारंभ में तो इस तरह का अभ्यास आपको करना चाहिए। बाद में उसमें मेकअप मैन या लाइट्स वाले या कॉस्ट्यूम वाले जो उसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आप, धन्यवाद। बस सब 1 मिनट में ये सेशन रुक जाएगा खुद ब खुद। परवेज भाई के साथ हम लोगों ने तीन बार हमने इसको जूम पर हम आए और देखिए समय का पता भी नहीं चला। आपके साथ 2 घंटे, हाँ, आपके साथ एक शानदार शाम गुजारी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि लिटिल थिस्पिन के सभी कलाकारों ने आज, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शाम का वक्त हमने रिहर्सल के तौर पर हम यहाँ इकट्ठा होते हैं और मैं चाहती हूँ कि लिटिल थिस्पियन महसूस करे कि हाँ वो अभी भी रिहर्सल में है। तो 9 बजे रिहर्सल खत्म होने का भी वक्त होता है और अभी हमारा ये भी खत्म हो रहा सेशन। परवेज भाई आपका सच में बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत कुछ सीखा हमने आज आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके, बहुत सी नई बात मुझे भी समझ में आई, क्योंकि कुछ थोड़े नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन बहुत कुछ आप लोग कुछ समस्या सामने आती थी तो समझ में आता था। मजा आया, बहुत शुक्रिया। उसके फोन पर बात करेंगे, मेरे दिमाग में योजना बन रही है। अजहर भाई आपको बात करेंगे एकदम, आपसे भी फोन पे बात करते हैं। तो आप सबका मित्रों, सागर, राजर्षि, अर्जुन, रौनक और जो लोगों ने अर्जुन, मनोहर, उमा और गौरव, राधा और कुसुम भाग गई।